वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयाग विजन एकेडमी। मैं हूं यथार्थ सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में हम लोग मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो दोस्तों, रैपिड फायर सीरीज शुरू करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों चाहिए होता है। इसीलिए आज हम रैपिड फायर सीरीज में यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मोस्टली आपको इसमें क्वेश्चंस ही दिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और देखो, हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, एक न्यूमेरिकल आता है और एक असर्शन एंड रीजन आता है। तो देखो, असर्शन एंड रीजन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का। तो इसमें बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल। ओके, ड्रिफ्ट, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो जो इसकी मूव करने की ये वेलोसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत छोटी होती है क्योंकि ये लोग बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ये तो आपका करेक्ट। नेक्स्ट, रीजन में इसमें क्या बोल रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम, आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, और ये गलत। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और वो जो रुकता है वो बहुत माइक्रो सेकंड का होता है। ठीक है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम इसका बहुत ही स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता। तो देखो, आपका असर्शन करेक्ट होता हुआ और रीजन फॉल्स होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो ओमिक लॉ है आपका, वैलिड फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। देखो ये भी सही है, मेटेलिक कंडक्टर, इस पे ध्यान देना। जो ओमिक लॉ है तुम्हारा, वो सेमी कंडक्टर पे नहीं वैलिड करता, ठीक है, इंसुलेटर पे नहीं वैलिड करता, सिर्फ किस पे वैलिड करता है, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, तो ओमिक लॉ जो है तुम्हारा, वो किसके लिए वैलिड है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर। तो तुम्हारा रीजन भी यहाँ से, असर्शन भी सही है। तो बात करते हैं रीजन की। देखो, मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल होता है। जाहिर सी बात है भाई, ओमिक लॉ का बेस ही यही था, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, यही बेस ही था। तो यहाँ पे तुम्हारे रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लगाओगे, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा, मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा असर्शन का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज होता है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है जब तुम क्या करते हो, टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो। भाई जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो, मैंने तुमको बताया था ना कि ये एक कंडक्टर है तुम्हारा, इसमें ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और जब तुम यहाँ पे आग लगा देते हो तो क्या होता है कि रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आओ रीजन पढ़ते हैं। वॉट विथ राइज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन मेटल। ये गलत। यहाँ पे क्या इंक्रीज होता है, रैंडमनेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रैंडमनेस। यहाँ पे रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लगाओगे, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, करंट इज सेम इन ऑल द रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या बोल रहा है, करंट सेम रहेगा व्हेन द रजिस्टर किस में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में। भाई ये तो बात सही है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब तुम यहाँ से करंट को इंटर करवाते हो तो तुम्हारा करंट को अंदर जाने के लिए कितना पाथ चाहिए, एक ही पाथ है। मतलब एक ही रोड पे भाई तुम गाड़ी चला सकते हो। अब रेजिस्टेंस क्या है, चाहे तुम यहाँ गाड़ी धीमी कर लो, चाहे यहाँ गाड़ी खाली जगह पे तेज कर लो, जाओगे तो तुम इसी पाथ पे। तो सीरीज में क्या होता है कि तुम्हारा करंट सेम होता है हर एक रजिस्टर में। असर्शन तो यहाँ सही है। अब रीजन की बात करते हैं। इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। रीजन तो गलत है। मैंने क्या बोला था कि जब भी तुम यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ जब भी तुम पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल V, तो जो इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप रहेगा, मान लो V2 रहेगा, इसका V1, इसका V2 और इसका V3। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वोल्टेज तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब तुम V1 करोगे प्लस V2 करोगे प्लस V3 करोगे, ये किसके इक्वल तुम्हारा आएगा, V के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे कौन सा लगाओगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो इक्विवेलेंट रजिस्टर तुम्हारा होता है वो लेस देन होता है स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से। सपोज तुम्हारा R1 रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद एक मिनट, वेट 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 वेट, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो R1 रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, उसके बाद R2 है, उसके बाद क्या है R3। तो जो तुम्हारा इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट जो तुम्हारा आएगा यहाँ से, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट जो तुम्हारा आएगा ये R2 R1 से भी छोटा होगा, ये तुम्हारे जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होगा। तो तुम्हारा यहाँ असर्शन सही होते हुए, बट यहाँ पे और रीजन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है, सिंपल से ये फॉर्मूले को वर्डिंग में किया है, यानी कि इसका कहने का बस यही है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही है। तो देखो यहाँ पे रीजन और असर्शन दोनों सही है, और यहाँ पे असर्शन जो है रीजन जो है तुम्हारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी। ओके, तो देखो ये भी तुम्हारा सही है। ये देखो ये वाला जो मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा? I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD। ठीक है, इसमें देखो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, दिख रही है? तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा असर्शन तो सही है। अब रीजन भी यहाँ पे सही हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला सही है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे VD के फॉर्म में लिखा है, तो अगर तुम फॉर्मूला VD के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये क्या आएगा? I/NEA। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गए, फॉर्मूला भी सही है। तो तुम्हारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन ए। तो आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तुम्हारा असर्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या था तुम्हारा? KCL। किरचॉफ जंक्शन लॉ तुम्हारा क्या था? KCL। दो तुम्हारा KCL है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई एकदम सही है। देखो KCL में मैंने क्या बताया था कि ये एक नोड है, अगर यहाँ पे कितने भी तुम्हारे चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल्स टू, जैसे मान लो तुम्हारा करंट I1 होगा, यहाँ से करंट I2 और करंट I3, ठीक है, तुम्हारे यहाँ से 3 करंट आ रहे हैं, तो यहाँ से इक्विवेलेंट करंट जाएगा I, ये किसके इक्वल रहेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, जितना चार्ज इनकमिंग था उतना चार्ज आउटगोइंग था, यहाँ पे कोई चार्ज ना डिस्ट्रॉय हुआ ना कोई चार्ज गेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? चार्ज कंजर्वेशन। तो तुम्हारा यहाँ से असर्शन सही है। रीजन की बात की जाए, एट अ जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज 0। भाई ये देखो यही तुम्हें बता दिए है फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज 0। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज 0। भाई बात तो सही है। देखो आइडियल दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारी होती है आइडियल, एक तुम्हारी होती है आइडियल और दूसरी होती है प्रैक्टिकल। दूसरी क्या होती है? प्रैक्टिकल। देखो आइडियल में क्या होता है, हम लोग नो लॉस लेके चलते हैं, नो लॉसेस, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉस लेके चलते हैं। समझ गए? तो दो चीजें होती है, एक तुम्हारी होती है आइडियल और दूसरी होती है प्रैक्टिकल। तो देखो आइडियल में बोल रहा है कि जो तुम्हारा आइडियल है उसमें उसका जो सेल होता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, वो 0 होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो तुम्हारा स्मॉल r है वो क्या है? 0 है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएटेड रहे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा स्मॉल r है वो तुम्हारा क्या है? 0 है, इक्वल्स टू 0। अब भाई देखो रेजिस्टेंस ही तुम्हारा लॉस क्रिएट करता है, और अगर रेजिस्टेंस ही 0 हो गया तो क्या होगा? नो लॉस होगा। ठीक है, अब देखो रीजन में क्या दिया हुआ है। रीजन में दिया हुआ है आइडियल सेल मेंटेन अ कांस्टेंट ईएमएफ इररिस्पेक्टिव टू द करंट ड्रॉन। इसमें क्या बोल रहा है कि ये इसका जो ईएमएफ रहता है वो कांस्टेंट रहता है, इसका ईएमएफ जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तुम कितना भी करंट इससे ड्रॉ कर लो। ओके, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और तुम्हारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा असर्शन का। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारा क्या दिया है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है? पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नल पॉइंट इज प्रिफर्ड ओवर एमीटर मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है?
एमीटर मेथड। ठीक है, एमीटर क्या होता है तुम्हारा, करंट मीजरिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, करंट मीजरिंग डिवाइस, करंट मीजरिंग डिवाइस होती है। ओके, अब देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी तुम्हारा क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि क्वांटिटीज को मेजर करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, निल पॉइंट को मार्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें असर्शन भी सही बोल रहा है। अब देखो पोटेंशियोमीटर गिव अ एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट डजंट ड्रॉ अ करंट। भाई ये भी बात सही है। देखो एमीटर क्या होता था कि हम लोग इसको सीरीज में लगाते थे और ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लेता था। ठीक है, ये क्या लेता था, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लेता था और ये बता देता था कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद इसमें देखो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब ड्रॉप होता था। अगर देखो कोई चीज़ यार आइडियल हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा ड्रॉप करेगा ही ना एमीटर, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा ड्रॉप होता था और पोटेंशियोमीटर में तुम्हारा कोई भी ड्रॉप नहीं होता है। इसीलिए ये एकदम एक्यूरेट मेजर करता है, समझ गए। तो इसमें तुम्हारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन क्या है तुम्हारा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी जो तुमको पढ़ाया था रो, ठीक है, रो इज इक्वल्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द लेंथ एरिया ऑफ कंडक्टर। भाई बात तो सही है, जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। और देखो R इज इक्वल्स टू रो, एक मिनट यहाँ देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, R इज इक्वल्स टू, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ठीक, तो अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुम लिखना चाहोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन R, सॉरी सॉरी सॉरी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या आना चाहेगी, R इज इक्वल्स टू A बाई L। तो देखो ये किस पे डिपेंड की, तुम्हारा लेंथ पे डिपेंड की, और किस पे डिपेंड की, एरिया पे डिपेंड की। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूला भी तुम्हारा दिया है, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो तुम्हारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और यहाँ पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्शन का। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, आंसर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने तुमको पढ़ाया है, वो कुछ हद तक इस तरीके से दिखता है ना, इस तरीके से। यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, ग्लैवेनोमीटर। यहाँ क्या लगाते हैं, ग्लैवेनोमीटर। यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, ग्लैवेनोमीटर। और देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकता है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, ये तुम्हारा करंट और वोल्टेज दोनों के लिए अप्लाइड होता है, दोनों को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये मोस्ट सेंसिटिव होता है। भाई बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्लैवेनोमीटर लगा है। ठीक है, एंड द 4 रेजिस्टेंस आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस इसी ऑर्डर में होते हैं, समझ गए, आर इन सेम ऑर्डर। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्टेड, कनेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ सोर्स। ठीक है भाई सही है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा रीजन भी करेक्ट है और तुम्हारा असर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये भी बात सही है, जैसे कोई तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, जैसे कोई तुम्हारा सर्किट है और नापना है कि इस सर्किट में कितना करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। क्यों, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और एक्यूरेट करंट मेजर करने के लिए इसको हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला सीरीज से तुमको कितना फायदा हो रहा है कि तुमको कंसेप्ट्स भी रिवाइज होते जा रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस भी कवर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मेन मकसद था इस सीरीज को उठाने का, सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे कंसेप्ट भी रिवाइज होते जाएं और तुम्हारे फॉर्मूला भी रिवाइज होते जाएं। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, असर्शन तो तुम्हारा सही है। रीजन की बात की जाए तो एमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। भाई ये तो गलत है, अगर तुम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वाला लगा दोगे तो भैया वो कितना ज्यादा ड्रॉप कर देगा। इसीलिए हम लोग सीरीज में क्या लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस की चीजें लगाते हैं। ठीक है, तो सीरीज में हम लोग ये देखो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना है, इसीलिए हम लोग इसको किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या सही होगा, बोथ, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने।
यहाँ पे तुम्हारा क्या सही होगा कि तुम्हारा असर्शन तो ट्रू है बट तुम्हारा रीजन क्या है, फॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो तुम्हारा असर्शन है, ठीक है, असर्शन देखो, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को भाई पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है तुम्हारे। अब मुझे कहना है कि R1 के अक्रॉस मुझे जानना है कि कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा देते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है? वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, समझ गए, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को लेता है, तुमको वोल्टेज मेजर करके बता देता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। हाँ, अब ये सही है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन तुम्हारा एकदम दोनों सही है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन विथ टेम्परेचर। अब देखो इसमें ये भी सही दिया है भाई, रेजिस्टिविटी यानी कि जो तुम्हारा आर है, जो तुम्हारा आर है, सॉरी जो तुम्हारा रो, अच्छा देखो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का सीधा सा मतलब है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ओके। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो जाएगा जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। भाई बात दोनों सही है। ये कंडक्टर है, सपोज क्या है कि ये कंडक्टर है, वही वो वाला क्वेश्चन जो पीछे चला गया। अब इसमें अगर मैं आग लगा दूं, यहाँ पे आग लगा दूं, तो क्या होगा, जब आग लगाओगे तो ये गर्म हो जाएगा और इसमें रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट यहाँ पे क्या आता हुआ दिखेगा कि रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। क्या होगी, रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा, सॉरी रीजन भी अब पढ़ो, रीजन क्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इंक्रीजेस एट अ हायर टेम्परेचर। भाई ये भी सही है, यही तो तुम्हें यहाँ पे बताया, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा, लोग यहाँ टकराने लगेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सुपर कंडक्टर है जिसमें कि इसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। देखो सुपर कंडक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इनकी खूबी ही यही होती है कि जब तुम इनको क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाओगे तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इनकी खूबी ही यही होती है, ठीक। ये तो तुम्हारा हो गया असर्शन। अब देखो रीजन की बात क्या बोली गई है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सुपर कंडक्टर में, ठीक है, फ्रॉम कॉपर पेयर विच मूव विदाउट रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखो 16 में क्या दिया है, करंट थ्रू द सेल is maximum when the external resistance equal to the internal resistance, ठीक। अब देखो ये भी एक केस है, ये केस किसका है कि जब हम बात करते हैं कि तुम्हारा जो I है, ठीक है, वो क्या हो जाए, मैक्स हो जाए, I क्या हो जाए तुम्हारा, मैक्स हो जाए। अब देखो ये किस तरीके से होता है, इसको हम जब सॉल्यूशन तुम देखते हो, देखो इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन जब बात करते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की, तो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई थी ना, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा देखो, इसमें जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर एक्सटर्नल के, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, आर एक्सटर्नल के, ठीक है। जैसे ये आर एक्सटर्नल के इक्वल आएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे करंट जो आई होगा वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, जो आई होगा वो मैक्सिमम ड्रॉन होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ देखो क्या दिया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी इज अप्लाइड इन दिस केस। भाई देखो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। और ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे हैशटैग बना लो, ठीक है, इस पूरी स्लाइड में से हैशटैग बना लो, ये दोनों क्वेश्चन आने की तुम्हारी बहुत अच्छी खासी संभावना बनती है। तो देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी क्या है
कि इसमें मैक्सिमम पावर कब मिलेगी तुम्हारे सर्किट में, तुम्हारे सर्किट की मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, ये तुम्हारा मैक्सिमम ट्रांसफॉर्म पावर थ्योरी तुमको बताता है। ठीक है, इसको ऐसे हाईलाइट कर लो। देखो इसको बहुत ज़रूरी, कुछ चीज़ें ऐसे मतलब हाईलाइट करके रखा करो, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी। देखो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे सर्किट में कितनी मैक्सिमम पावर मिल रही है, समझ गए। जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो तभी मिलेगी जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पावर की क्या होती है, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये होता है, समझ रहे हो। रुको रुको रुको, इसको मत करो क्योंकि यहाँ के दूसरे वाले फॉर्मूले से तुमको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर। अब देखो तुम्हारा आई मैक्सिमम हो गया, आई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर टाइम्स भाई बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारी पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, दिख रहा है ना। यहाँ पावर क्या है तुम्हारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो जो आई स्क्वायर है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरी। यहाँ पे तुम्हारा पावर क्या मिलेगी, अब तुम्हारी मैक्सिमम मिलेगी, जो तुम्हारी पावर है वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन तुम्हारा बोथ क्या है, ट्रू। और इस वाली स्लाइड को एकदम ऐसे हैशटैग बना लो, जितना बनाओ उतना कम है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो चलो आगे बढ़। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ देखो क्या बता रहा है कि जो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, समझ रहे हो। तो देखो ये तो यार सरासर गलत है ना। कैसे, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी तुम इसको जान जाओगे। देखो क्या, अगर मैं एक कंडक्टर बना दूं, यहाँ पे एक कंडक्टर बनाऊं और बोल रहा हूँ कि इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं, इसमें ढेर सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन फिल है। अब मैं इस कंडक्टर के एक एंड पे क्या करता हूँ, आग लगा देता हूँ। ठीक है, जब तुम यहाँ से आग लगाओगे, ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटल क्या होगा, हीट होने लगेगा। यहाँ पे तुम्हारा जब आग लगाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, मेटल हीट होने लगेगा। मेटल जब हीट होगा तो यहाँ पे रैंडमनेस तो इंक्रीज हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की। यहाँ के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी, रैंडमनेस। ठीक है, रैंडम इंक्रीज रैंडमनेस तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो रैंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इसकी मूविंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, जो देखो जो इसकी वीडी होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा असर्शन जो है वो सरासर गलत है। अब देखो बात करते हैं रीजन की। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, रिलैक्सेशन टाइम इस रिलैक्सेशन टाइम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। भाई ये भी तो गलत है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट कैसे होगा। अगर तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये आके इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, तो यहाँ पे जो रुका है, जो यहाँ पे इसकी रेस्टिंग टाइम है, जब तुम क्या करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेस्टिंग टाइम भी तो यहाँ पे तुम्हारा कम होता जाएगा। तो जो इसकी रैंडमनेस है, ठीक है, जो इसकी रिलैक्सेशन टाइम है वो भी तो डिपेंड कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारा असर्शन एंड रीजन, असर्शन और रीजन दोनों ही तुम्हारा फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करो, तुम्हारा असर्शन और तुम्हारा रीजन दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ठीक है, जब दोनों यहाँ तुम्हारा फॉल्स हो गया तो कौन सा ऑप्शन तुम टिक लगाओगे, देखो इसमें ऑप्शन, इसको फॉल्स कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, फॉल्स, और तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है वो डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर। ठीक है, ये भी एकदम सही है। तुम जैसे जैसे टेम्परेचर को मतलब चेंज करोगे वैसे वैसे तुम्हारी क्या होगी, रेजिस्टिविटी तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज हो जाती है। ये क्यों होती है, ड्यू टू द कंडक्शन, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो तुम्हारे चार्ज कैरियर होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से होता है, जो तुम्हारे चार्ज कैरियर, कौन, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इस वजह से होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इंक्रीजेस। देखो भाई वही चीज लिखी है। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और असर्शन तुम्हारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, सॉरी रीजन किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तुम्हारा है, असर्शन का। तो देखो बच्चों बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है, जो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, मेटल में फ्लो होता है, मेटल में फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन। भाई ये तो सरासर गलत बात है ना। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है, अगर ये बोला होता कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्शन, मतलब तुम्हारा प्रोटॉन की डायरेक्शन में फ्लो होता है, तब ये बात मैं एकदम सही कहता, कि ये कहता कि हाँ ठीक है, ये एकदम सही बोल रहा है कि ये किसकी डायरेक्शन फ्लो करता है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है,
जैसे कि देखो तुम्हारा ये क्या है कि एक कंडक्टर है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री मूविंग चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या है कि तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है वो इस साइड मूव कर रहा है, तो जो तुम्हारा करंट है इसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, यानी कि प्रोटॉन की डायरेक्शन में। इज इक्वल्स टू किसकी डायरेक्शन में? प्रोटॉन। इसकी क्या सेम होती है? डायरेक्शन। ठीक है। तो ये तुम्हारा असर्शन तो यहाँ गलत है। रीजन की जब बात की जाए, रीजन की, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है वो फ्री मूविंग चार्ज है इनसाइड अ मेटेलिक लैटिस। भाई ये भी गलत है। अंदर जैसे समझो ये क्या है कि एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, और ये क्या है? एटम। अब इसमें क्या है तुम्हारा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं। अब इसमें कौन कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन ही तो घूमता है। इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग होता है, उसको भाई हवा में निकाल दो, वो मूव करने लगता है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हुआ, जो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन हुआ, यही तो फ्री मूविंग है। समझ गए? तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, बोथ ए एंड बी फॉल्स। इसको जब काटोगे, इसको यहाँ काट के क्या लिख लो? फॉल्स लिख लो। तो तुम्हारा बोथ ए एंड बी फॉल्स, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तुम्हारा असर्शन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आइडियल बैटरी। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड भी नोटिस करो, यहाँ पे एक वर्ड क्या तुम्हारा दिया हुआ है? आइडियल बैटरी। ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड नोटिस करो, यहाँ पे ये वर्ड क्या दिया हुआ है तुम्हारा? आइडियल बैटरी। अब देखो आइडियल बैटरी के बारे में बताए थे ना, आइडियल का मतलब होता है नो लॉस। आइडियल का मतलब होता है नो लॉस। ठीक है। अब देखो नो लॉस कब होगा? जब तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट नो लॉस कब होता है? जब रेजिस्टेंस तुम्हारा जीरो होता है। तो अब चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, चाहे वो आर एक्सटर्नल हो, ठीक है, और चाहे वो आर इंटरनल हो, ठीक, ये दोनों ही तुम्हारे क्या होंगे? जब जीरो होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? नो लॉस। तो देखो ये जो फॉर्मूला पढ़े थे बैटरी का, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक, अगर इसमें रेजिस्टेंस को तुम जीरो कर दोगे तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ V इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? E के। ठीक। तो यहाँ तुमको यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी इज जीरो। समझ गए? तो यही वाला पॉइंट। तो इसमें तुम्हारा क्या है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज अ करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक। तो देखो यहाँ तुम्हारा असर्शन एंड, तो देखो अब यहाँ पे हमारा असर्शन एंड रीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट तुम्हारे सारे कितने क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल वाले। और न्यूमेरिकल भी तुम्हारे 30 क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन में। ठीक है। असर्शन एंड रीजन में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 20। और न्यूमेरिकल में, ठीक है, तुम्हारे कितने क्वेश्चन है? 30। तो टोटल 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है हमारी चैप्टर की, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये चैप्टर तुम्हारा कल बाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस, फॉर्मूला सीरीज, इसकी मैंने फॉर्मूला ड्रिल भी ले आई थी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। फॉर्मूला अगर तुमको मतलब यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो बस तुम लोग जाके टाइप कर दो फॉर्मूला ड्रिल फॉर एनडीए, फॉर एनडीए। ठीक है। जो सबसे पहला वीडियो आएगा वही है मेरा, और उसको जाके देख लेना, बहुत अच्छी है। उसमें सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला मैंने रिवीजन करवा दिए। उसके बाद तुम लोग आके इसको प्रैक्टिस करना, तो काफ़ी तुम लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ओके, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।